नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। तो हम 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तियां 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 3 गुणे 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 3 गुणे 7। और इस तरह से यदि हम HCF ज्ञात करते हैं तो आपको पता है HCF ज्ञात करने के लिए केवल वही गुणनखंड लेते हैं जो सब में उभयनिष्ठ होता है। तो इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है। तो इस तरह से HCF हो जाएगा 3। और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? LCM ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ है उसको नोट करते हैं, बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी नोट करते हैं। उभयनिष्ठ 1 गुणे, अब देखिए 3 उभयनिष्ठ है 3, फिर बची हुई संख्याएं कौन है? 2 गुणे 2 और फिर 5 और फिर गुणे 7। 2 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। इन सब का गुणा कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है 3 दूना 6 दूना 12 पचे 60 गुणे 6, 60 गुणे 7। तो इस तरह से 60 गुणे में 7 करेंगे, 7 6 42 यानी 420। तो इस तरह से एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। 12, 15, 21 का HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। इसी तरह से आप इस दूसरे वाले का कर सकते हैं 17, 23, 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। तो आप जब HCF ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल होगा 1 है। बाकी जब LCM ज्ञात करेंगे तो उभयनिष्ठ के अलावा जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी नोट कर लेंगे। तो इस तरह से इनका गुणा कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है HCF 306, 657 का 9 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 और 657 का 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF। तो आप यहाँ दोनों संख्याओं को रख सकते हैं, 306 और गुणे में 657 इक्वल हो जाएगा LCM। LCM नहीं दिया है कुछ भी, LCM को ज्ञात करना है। HCF आपका 9 है, 9 को पक्षांतर कर सकते हैं तो अगली लाइन में आ जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में आपका 9 आएगा, इक्वल हो जाएगा LCM। 9 से काट सकते हैं, 3 से पहले काट दीजिए, 3 3 का 9 और ये 3 9 30, 3 दूना 6, 102। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 चौके 12। तो इस तरह से आपका हो गया 34 गुणे 657 बराबर में आ जाएगा LCM। LCM आ जाएगा 34 गुणे 657। आप गुणा कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं 6 पर n इक्वल 2 इंटू 3 पर n। अगली लाइन में आ जाएगा 2 पर n इंटू 3 पर n, 2 पर n इंटू 3 पर n। आप देख रहे हैं कि 6 पर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, केवल 2 तथा 3 है। इसलिए 6 पर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आता है,
और यहाँ आप देख रहे हैं 6 पर n को हम लिख सकते हैं 2 पर n इंटू 3 पर n, यानी 2 कितनी बार भी आ सकता है, 2 4 10 15 20 बार, 3 आएगा 2 जितनी बार भी हो सकता है, लेकिन 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो 6 पर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 है, इसलिए 6 पर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। बस ये आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये प्लस 5 है, भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, पार्ट 1 में आपको बताया गया था भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होता है। तो मान लीजिए संख्या आपकी है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और इसमें हम 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो आएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 यहाँ से निकल गया और 13 यहाँ से निकल गया। तो आपका ये संख्या कुछ भी आए, गुणा करेंगे जोड़ देंगे कुछ संख्या आएगी, लेकिन 13 के गुणे के साथ आएगी। 13 गुणे 11 से 77 और एक क्या हो गया 78। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस जो भी ये संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा 13 और 78 भी हैं, स्वयं के अलावा 13 भी है और स्वयं के अलावा 78 भी है। ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक, जिनका अभाज्य गुणनखंड 1 और वो स्वयं संख्या होती है, कोई और नहीं होता है, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है, 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो ये संख्या 13 से भी विभाजित होगी, 1 के अलावा स्वयं के अलावा ये संख्या 13 से भी विभाजित होगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दी गई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 से भी भाज्य है या विभाजित होती है, 13 से भी विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से दूसरी संख्या के लिए आप कह सकते हैं, दूसरी संख्या आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो आप यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो ये संख्या कुछ भी है, इसका एक गुणनखंड क्या मिलेगा 5, 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यानी इस संख्या का एक के अलावा एक और स्वयं के अलावा एक गुणनखंड क्या है 5 भी है। इसमें 13 था और ये 5 से भी विभाजित होगी, एक और स्वयं के अलावा 5 से भी विभाजित होगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, 13 की जगह पे 5 लिख देंगे बस। आज के लिए इतना ही, शेष क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखेंगे तो फिर कुछ समझ में आएगा, 2-4 मिनट देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा।